जम्मू कश्मीर के डोडा च अतवादी हमला, फौज के ऑपरेटिंग बेस को बनाया निशाना। हमले च 5 जवाना सने 6 जख्मी। जम्मू कश्मीर के कठुआ च अतवादियों नाल एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने एक दहशतगर्द नूं कीता ढेर। 2 दी तलाश, सर्च ऑपरेशन जारी। अतवादियों की गोलीबारी विच एक नागरिक जख्मी। रियासी हमले ते अतवादियों की तलाश तेज। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जारी किए दहशतगर्दां दे स्केच। 20 लाख रुपए दा रखा इनाम। 9 जून नूं श्रद्धालुओं नाल भरी बस ते कीता सी अटैक। रूस की आर्मी च भर्ती किए 2 भारतीयों की जंग च मौत। भारत ने रूस सामने सख्ती नाल चुक्या मुद्दा। आर्मी च भर्ती किए भारतीयों को वापस भेजने लई आख्या। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी होणगे नवे आर्मी चीफ। जनरल मनोज पांडे की लैणगे थां। चोणां करके मनोज पांडे का वधाया गया सी कार्यकाल। हरियाणा के कैथल सिख शख्स से हमले के मामले च FIR दर्ज। पुलिस ने धार्मिक भावनावां नूं ठेस पहुंचाने की भी लाई धारा। पीड़ित ने खालिस्तानी कह के हमला किए जाने का लगाया है इल्जाम। सरकारी नौकरी का झांसा देके 100 तो ज्यादा लोगों को ठगन वाले 2 पुलिसकर्मी गिरफ्तार। मुख्यमंत्री बोले सरकारी नौकरी लई नहीं चलती रिश्वत, जे कोई मंगे पैसे तो तुरंत करो शिकायत। आज चौथी बार आंध्र प्रदेश के CM वजों सौ चुकणगे चंद्रबाबू नायडू। मोहन मांझी ओडिशा के मुख्यमंत्री वजों लैणगे हलफ। 2वें सौ चुक समागमां शामिल होणगे PM मोदी। रायबरेली तो बाद आज वायनाड वर्कर्स का शुक्रिया करन पहुंचेंगे राहुल गांधी। प्रियंका भी होंगे नाल मौजूद। कल रायबरेली च बोले सन राहुल। वाराणसी तो चोण लड़ती प्रियंका ता हार जांदे PM। सत श्री अकाल जी, मैं हां सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सब तो पहला गल करांगे जम्मू कश्मीर की। एक बार फिर तो जिथे दहशतगर्दां की कायराना हरकत सामने आई है। दस कि जम्मू कश्मीर से 3 दिनां च 3 आतवादी हमले किए गए ने। डोडा ते कठुआ च दहशतगर्दां दे वल्लों हमला किया गया। विचाले डोडा च आतवादियों ने फौज ते हमला किया। एनकाउंटर लगातार जारी है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई लगातार जारी है। 4 चपेरों आतवादियों को घेरा पाया है। आतवादियों ने फौज के ऑपरेटिंग बेस को निशाना बनाया ते हमला किया गया। हमले च फौज के 5 जवान जख्मी होए ने। उन्हां नाल ही एक नागरिक सिविलियन भी जख्मी होया दस्सिया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने आतवादियों को चारे पास्यों घेरा पाया है। इनके एनकाउंटर होने भी लगातार जारी है। कठुआ च भी आतवादियों के नाल एनकाउंटर लगातार जारी है। 2 वख-वख थावां ते आतवादियों दे वल्लों हमला किया गया। हालांकि सुरक्षा बलों ने एक दहशतगर्द नूं ढेर भी किया है। कठुआ च 2 होर फरार आतवादियों की तलाश लगातार सुरक्षा बलों के फोर्सेस के वल्लों की जा रही है। आतवादियों की गोलाबारी विच एक नागरिक जख्मी होया है। ते मेरे मेरे सहयोगी ईशान फोन लाइन पे जुड़े हुए ने। ईशान, जाना चाहेंगे ये अटैक दहशतगर्दों की तरफ से कब किया गया, कितने सिविलियंस इस पूरे एनकाउंटर में जख्मी हुए हैं और कितने जवान इस पूरी घटना में जख्मी हुए हैं और कितने आतंकवादियों की तलाश की जा रही है? जी देखिए, फिलहाल जो है ये कल शाम की घटना है जब कुछ शायद जो नए इन्फिल्ट्रेट हुए थे मिलिटेंट्स, उनकी तरफ से एक मकान वाले को बताया गया कि उनको पानी या खाना दिया जाए, लेकिन वो मना करने पर वो मकान मालिक और बाकी अन्य लोगों ने शोर उठाया, जिसके बाद उन्होंने हवा में फायरिंग की और कुछ राउंड जो है उन लोगों पे भी चलाए, जिसमें एक स्थानीय नागरिक को गोली लगी है बाजू में। हालांकि वो आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन जिसके बाद पुलिस और सेना जो है अपनी कार्रवाई में जुटी। सेना और पुलिस ने ऑपरेशन लॉन्च किया और जो ही कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ तो एक मिलिटेंट को जो है मारा गया पहले ही, और उसके बाद लगातार इलाके में ऑपरेशन जारी है। और सुबह आज एक CRPF जवान को भी जो है गोली लगी है। बताया जा रहा है कि वो क्रिटिकल हालात में है, उनको एक टीम ऑफ डॉक्टर जो है ट्रीट कर रही है। वहीं बाकी जो छुपे हुए आतंकी हैं उनको ढूंढने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन जो है इलाके में जारी है। बताया जाता है कि ये एक नया ग्रुप था जिन्होंने पाकिस्तान से आकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जम्मू कश्मीर में घुसने का प्रयास किया और जम्मू कश्मीर में घुसे, और जिसके बाद अब फिलहाल जो है एनकाउंटर जारी है। 1 से 2 होने की अभी भी संभावना है, लेकिन इसके साथ साथ दोड़ा में कल शाम को और एक हादसा पेश आया जिसमें एक पुलिस और आर्मी के एक पॉइंट पे मिलिटेंट्स ने जो है फायरिंग की, जिसके बाद एक एक्सचेंज ऑफ गन फायर काफी देर तक चला और जिसमें करीब 2 सेना के जो हैं जवान उनको गोली लगी है और उनको अस्पताल में फिलहाल ट्रीट किया जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि लगातार हमसाये मुल्क की तरफ से जम्मू को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है, उसके हालात खराब करने की कोशिश किया जा रहा है। उसके पीछे प्रयास ये है
कि जहाँ पर हालात सही हुए हैं कश्मीर में और हालातों पर काबू पाया गया है, वहीं एक कमजोर कड़ी जिसको जम्मू देखा जा रहा है उसको एक्सप्लोर करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पे भेजा जाए, हालात खराब करने की कोशिश की जाए, हमले किए जाए, ताकि जम्मू के हालात भी जो है डिस्टेबलाइज हो जाएं। और ईशान, सैदा सुखल गांव था जहां पे आतंकवादी घुसे थे। ये जो आतंकवादी है अभी भी उस गांव में छुपे हुए हैं कि वहां से भाग के किसी जंगलों में ये छुप गए? जी, अभी इतना ये है कि वो सामने वाले नाले के आसपास जो है छुपे हुए हैं, क्योंकि कुछ देर पहले ही वहां पे फिर एक बार गोलीबारी हुई है जिसमें जो एसएसपी और डीआईजी कठुआ हैं जो इलाके में थे, उनकी गाड़ी पे भी जो है गोलियां लगी हैं। तो उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आसपास के इलाके में ही वो छुपे हुए हैं और ज्यादा दूर तक जाने में कामयाब नहीं हुए हैं। जल्दी कार्रवाई की जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और भारतीय सेना ने, जिन्होंने इलाके को जल्दी ही कॉर्डन में ले लिया ताकि वो कहीं से भाग ना सकें, और तब से लगातार जो है इस इलाके में ऑपरेशन जारी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ईशान, हमें तमाम जानकारी देने ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 3 ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ तमाम ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ ਆ ਕਿਤੇ ਫਰਾਰ ਨਾ ਹੋ। हम इस वक्त हीरानगर के सैदा सुखाल एरिया में हैं और कल शाम से ही इस एरिया में आप देख सकते हैं, जो मेरे पीछे आप जो हमारे कैमरामैन चांद डोगरा आपको दिखाएंगे, जहां जहां आपकी नज़र पड़ेगी यहाँ पे आपको आर्मी और सीआरपीएफ और पुलिस के जवान दिखेंगे। और ये पूरा जो एरिया है, ये जो पूरा गांव है, उसको कल शाम से ही घेरे में लिया गया है। और कल शाम को क्योंकि एक आतंकवादी को मार गिराया गया था, लेकिन रात को भी फायरिंग हुई है जिसमें कहा जा रहा है कि एक सीआरपी का जो जवान है वो इंजर्ड है। उसके बाद अभी भी यहाँ पे फायरिंग का तबादला चल रहा है और ड्रोन की मदद ली जा रही है। और यहाँ अगर हम इस पूरे एरिया की बात करें तो जगह जगह पे चप्पे चप्पे पे आपको सिर्फ फौज, पुलिस और सीआरपी के जवान दिखेंगे। फिलहाल जो है कल शाम को जिस तरह एडीजीपी ने भी कहा, जो यहाँ पे आए थे, उन्होंने कहा कि 2 आतंकवादी आए थे। 2 आतंकवादी आए थे एक घर में, उन्होंने खाना मांगा, पानी मांगा, लेकिन जब घर वालों ने इनकार किया, उन्होंने वहाँ पे जोर से उनको धमकाया। तो उसके बाद जो आतंकवादी हैं उन्होंने फायरिंग की, जिसमें एक जो सिविलियन है ओमकार नाथ, वो जख्मी हो गया। उसके बाद जो आतंकवादी है उनमें से एक आतंकवादी ने ग्रेनेड फेंकने की कोशिश की, लेकिन वो ग्रेनेड भी फट गया और उसकी वजह से वो आतंकवादी न्यूट्रलाइज हो गया। लेकिन जो दूसरा आतंकवादी है वो यहाँ पे छुपने में कामयाब हुआ, लेकिन उसके साथ भी रात को मुठभेड़ हुई है जिसमें एक सीआरपी का जवान जो है जख्मी हुआ है। फिलहाल ड्रोन की यहाँ पे मदद ली जा रही है। और जो ये पूरा एरिया है, मेरे कैमरामैन आपको सिर्फ विजुअल में दिखाएंगे, जहाँ जहाँ आपको दिखेगा वहाँ पे आपको ये पूरा एरिया जो है एक छावनी में तब्दील हो गया है। और यहाँ पे एसओजी, पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी के ही जवान आपको हर जगह पे दिखेंगे, क्योंकि यहाँ आगे जाने की इजाज़त नहीं है। इस वक्त पूरी एक हाई लेवल तरीके से हम ये कह सकते हैं एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पूरे एरिया में चप्पे चप्पे पे तलाशी भी ली जा रही है। और जो एक आतंकवादी वहाँ यहाँ पे बचा है उसके साथ भी रुक रुक के फायरिंग चल रही है। हो सकता है कि कुछ और आतंकवादी भी यहाँ पे होंगे, एक से ज़्यादा होंगे, ऐसा सिक्योरिटी फोर्सेस को लगता है। तो उसकी बिना पे ही यहाँ पे मेजर लेवल पे सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहे हैं। और जो इनकाउंटर है उस आतंकवादी के साथ वो भी चल रहा है। फिलहाल जो सीआरपीएफ जवान है वो इंजर्ड है और एक आतंकवादी को कल शाम को ही न्यूट्रलाइज किया गया था। एक सिविलियन भी इंजर्ड है जो कि अब स्टेबल है। और फिलहाल कठुआ में कहा जा रहा है कि ये जो आतंकवादी 2 आए थे ये रिसेंटली इन्फिल्ट्रेट करके आए थे। और ऐसा जिस तरह मैंने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस को लग रहा है कि कुछ और आतंकवादी भी यहाँ पे हो सकते हैं जिनको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पे चल रहा है। जम्मू दे रियासी हमले दे अतवादियां दी तलाश लगातार तेज हो चुकी है। पाल लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस बाबत स्केच भी जारी किए ने। अतवादियां दे सूचना देने वाले नूं 20 लाख रुपए दे इनाम का भी ऐलान किया गया। 9 जून अतवादियों ने श्रद्धालुओं की बस से अटैक किया सी, हमला किया सी। शिवखोड़ी तो कट्टा जा रही बस से फायरिंग की गई सी। सब तो पहला बस के ड्राइवर को टारगेट किया गया। हमले 9 लोगों की मौत हुई सी ते 41 जख्मी हुए सी, जदों कि आज सारे ही श्रद्धालु शिवखोड़ी तो कटड़ा जा रहे थे कि घात लगाए बैठे 2 आतंकवादियों के वालों पूरी घटना को अंजाम दिता गया। उपरले पासे तस्वीर है वो घटनाग्रस्त बस की, क्योंकि
जो ਬੱਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਬੱਸ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਈ, ਖੱਡ 'ਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਖੱਡ 'ਚ ਬੱਸ ਜਾ ਡਿੱਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਬੱਸ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਸਕੈਚਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰ ਤਲਾਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਜੌਰੀ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਲੁਕ ਗਏ ਨੇ। ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਸੀ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ 6:20 ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਲਫ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪੀਐਮ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। रूस यूक्रेन जंग 'ਚ 2 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਆਰਮੀ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 2 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸਖਤ ਰੁਖ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਮੁੱਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਆਰਮੀ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ रूस ਨੂੰ ਆਰਮੀ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। रूस ਦੀ ਆਰਮੀ 'ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ रूस यूक्रेन जंग के दौरान रूस 'ਚ फसे जा रह रहे भारतीयों ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਤੌਰ ਤੇ रूस ਦੀ ਆਰਮੀ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੰਗ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਫੌਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਟੁਕੜੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗੁਹਾਰ ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲਗਾਈ। ਤੇ रूस यूक्रेन जंग कई महीनों तो लगातार जारी है ते मंदभागी खबर है 2 भारतीयों की मौत हो गई है। रूस की आर्मी 'ਚ भर्ती किए 2 भारतीयों की मौत हो गई है ते एक जो नागरिक है वो अमृतसर का यानी कि पंजाब का दसिया जा रहा है। भारत ने रूस सामने आ मुद्दा गंभीरता नाल चुकिया है। मेरे सहयोगी शंकर आनंद फोन लाइन पे मौजूद ने। शंकर, रूस की आर्मी में भर्ती किए गए ये नौजवानों का मुद्दा अब गंभीरता से भारत सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है क्योंकि जो मारे गए नागरिक हैं 2 उसमें से एक पंजाब से भी संबंधित रखता है। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से ये मामला सामने आया है, जिस तरह से रूस और यूक्रेन युद्ध में 2 भारतीयों की मौत की खबर आई है, तो इस मामले में अब मामला जो है दो तरह से बड़ा आगे बढ़ रहा है। पहला, भारत की तरफ से जिस तरह से रूस के दूतावास को इस मामले की जानकारी दी है और इस मामले में उनके जो पार्थिव शरीर है, जो भारतीय जो दोनों नागरिक हैं उनके पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द सौंपने की जो एक कार्रवाई है उसको पूरा आगे करने का कहा गया है। शंकर, एक तो अमृतसर से संबंधित है, दूसरा नागरिक कहां से संबंधित है ये कुछ पता चल पाया है? देखिए, इस मामले में आज औपचारिक तौर पे तमाम जानकारियों को साझा किया जाएगा कि दूसरा नागरिक कहाँ का है और भारत में किस जगह रहता है। लेकिन इस मामले में एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूंगा कि इस मामले पर अब जांच एजेंसी सीबीआई की भी अब कार्रवाई जो है आगे बढ़ने वाली है। सीबीआई की कार्रवाई इसलिए क्योंकि जिस तरह से सीबीआई इस मामले में एक इन्वेस्टिगेशन कर रही थी कि पिछले कुछ समय के दौरान में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और इसके साथ साथ दिल्ली देश के कई ऐसे अलग अलग इलाके हैं जहां से ह्यूमन ट्रैफिकिंग काफी बड़ा था। खास तौर पर पंजाब, हरियाणा से काफी युवाओं को रूस यूक्रेन भेजा गया था। तो रूस में भेजा गया था, उन्हें काम दिलाने के नाम पर और अच्छी सैलरी का भरोसा दिला के भेजा गया था। लेकिन बाद में उनसे जो जबरदस्ती जो है वहां के फौज में उसको भर्ती करवाया गया था। तो एक ऐसा मामला जिसकी तफ्तीश जांच एजेंसी सीबीआई कर रही है, तो उसके द्वारा सीबीआई के द्वारा इंटरपोल को बोला जाएगा कि वो खास तौर पर वो तमाम आरोपी जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल हैं उन्हें जल्द से जल्द भारत को सौंपा जाए। और जिस तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग की अगर बात करें तो इंटरपोल को बाकायदा इस मामले में पहले से नोट बताया गया था, लेकिन अब औपचारिक तौर पर इन तमाम जानकारियों को साझा किया जाएगा जिसमें कि 3 ऐसे आरोपी हैं जिसको अब सीबीआई तलाश रही है। पहला हवाला ऑपरेटर रमेश कुमार पलानीसामी, मोहम्मद मोइनुद्दीन चिप्पा और फैसल नाम का एक आरोपी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शंकर, हमें तमाम जानकारी देने थे। रूस यूक्रेन जंग 'ਚ 2 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ रूस ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ क्योंकि 2 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ CBI ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਖੀ। ਤਿੱਬਤ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਿੱਬਤ ਦੀਆਂ 30 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਾਮਸ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਜਲਦ ਹੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਮੈਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆ ਨਾਂ ਬਦਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਚੇਂਜਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਚੀਨ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 30 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲੇ ਸਨ। ਚੀਨ ਨੇ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 4 ਵਾਰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲੇ ਹੋਏ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਿੱਬਤ ਦੀਆਂ 30 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਆ ਜੋ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਨੇ ਆ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। उपेंद्र द्विवेदी होंगे नवे आर्मी चीफ। दस लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी नो जनरल पांडे दिवस रखा गया है। 30 जून रिटायर हो रहे ने मनोज पांडे। हालांकि मनोज पांडे का कार्यकाल 31 मई को खत्म हो गया है, पर नवे आर्मी चीफ की चोण करके उन्होंने कार्यकाल 1 महीने का वादा किया गया सी। उपेंद्र द्विवेदी मध्य प्रदेश के रीवा के सैनिक स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं। 39 साल तो वध अपने करियर दौरान उन्होंने देश भर में चुनौतीपूर्ण माहौल विच कमांडिंग अहुदियां ते काम भी किया है ते इंडियन नेवी नूं नवे आर्मी चीफ मिले ने। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी नवे आर्मी चीफ होंगे। जनरल मनोज पांडे की थां उन्होंने रिप्लेस किया गया। 30 जून रिटायर हो रहे हैं, यानी कि अपनिया जो सेवावां ने उस तो रिलीव हो रहे हैं, कारज मुक्त हो रहे हैं। हालांकि मनोज पांडे का कार्यकाल 31 मई को खत्म हो गया सी, पर चोणां सीगियां देश ते इस चलते उन्होंने कार्यकाल 1 महीना वधाया गया। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਰੁਕਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ, ਦੱਸ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨ ਤੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਰਿਵਾਲਵਰ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਹੰਟਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਖੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨ ਤੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਥਲ ਦੀ। ਕੈਥਲ 'ਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ 18 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, यानी कि FIR दर्ज की है। धार्मिक भावनावां नूं ठेस पहुंचाने की धारा भी लगाई गई है। पुलिस ने 295A 323 34 506 के तहत मामला दर्ज किया है। पीड़ित सुखविंदर सिंह का हस्पताल च इलाज चल रहा है, जेरे इलाज हालांकि सिर ते गंभीर सट्टा दे निशान से। पीड़ित नौजवान का इल्जाम है कि उसनूं खालिस्तानी कह के इट्टां दे नाल उस ते हमला किया गया, जिस तो बाद इस मामले ते पंजाब की सियासत भी गरमाई हुई। ये नफरत फैला रहे हैं लोग, इसको समझना चाहिए, आपस में प्यार रखना चाहिए। ऐसा है कि मैं फिर कहता हूँ कि जो भी ऐसे हमले होते हैं उनका इंटेलिजेंस को देखना चाहिए। वो कौन लोग हैं जो हमले करते हैं, उनको पकड़कर मारना चाहिए। और सरकार आज बीजेपी के पास है, पहले भी बीजेपी के साथ पास थी। ऐसे हमले क्यों होते हैं उनको रोकना चाहिए, और जो भी ऐसा हमला करने वाला है उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अरे पता तो चले ना, अगर उनका है तो उनको जवाब दो। जो भी करता है ये इंटेलिजेंस फेल्योर है। क्यों होते हैं ऐसे? इंटेलिजेंस को पहले से क्यों नहीं पता चलता? वो कौन बंदे, उनकी शनाख्त करके उनको पकड़ कर क्यों नहीं अंदर दिया जाता? और मैं कहता हूँ कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे पाकिस्तान हो चाहे कोई हो।
जिसके जो भी जिम्मेवार है हमारे लोगों को मारने के लिए, उनको वैसा ही जवाब मिलना चाहिए। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਆਈ ਆ। ਇੱਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡੀਸੀ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਵੀਆਈਪੀ ਏਰੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਗਾਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੱਟੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਾਹਗੀਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 84 ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਇਆ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਤੁਰੰਤ ਫੜੇ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆਵਾਮ ਹੈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਾਏਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਠੇਸ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 2 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਠੱਗੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 102 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 26 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ 2 ਪੁਲਿਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਉਹ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਨਾ ਆਓ। ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਨੌਕਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ 2 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 102 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ 4 ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। 102 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ 26,02,926 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਲਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਇਹ 2021 ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੰਮ, 22, 23 ਤੇ ਹੁਣ 24 ਚੋਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 9501200200 9501200200। ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਟਰੈਪ ਲਾਇਆ, ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਹੈਲਪ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਹੁਣ 2 ਵਾਰ ਦਾਖਲੇ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਦਾਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2024-25 ਤੇ ਨਵੇਂ ਰੂਲਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। UGC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਹੋਏਗਾ।
ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਦੱਸ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਆ ਫੈਸਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। देखिए, हमारा देश में हम हमेशा जुलाई अगस्त में एक साइकिल का एडमिशन हम करते हैं, लेकिन पिछले कमीशन मीटिंग में हम ये निर्णय लिया कि अब से इंडिया में सभी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस 2 बार एडमिशन्स कर सकते हैं, एक बार जुलाई अगस्त में और दूसरा जनवरी फरवरी में। और इससे हमारा स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होगा। जो जुलाई अगस्त में ज्वाइन नहीं कर पाया, इन्होंने जनवरी फरवरी सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं। और यूनिवर्सिटीज़ इनका इंफ्रास्ट्रक्चर को एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। और जो प्लेसमेंट्स होता है हमारा यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, अब 2 बार हम कर सकते हैं। तो ये फैसला से स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होगा। अभी तो हमारा जुलाई अगस्त का रेगुलर एडमिशन्स तो शुरू हो जाएगा, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ ए बाई एनुअल एडमिशन प्रोसेस को अडॉप्ट करना चाहते हैं, 6 महीने टाइम तो है। जनवरी में करना चाहे तो अब हम जून में हैं, तो 6 महीने में प्लान करके कर सकते हैं। लेकिन ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मैंडेटरी नहीं है। जो यूनिवर्सिटीज़ के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचिंग रिसोर्सेज हैं, जो अच्छी तरह से कर सकते हैं, वही यूनिवर्सिटीज़ ए बाई एनुअल एडमिशन्स को शुरू कर